हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। कुछ दिनों से यूट्यूब पर क्लास नहीं ले पा रहे थे। इसका रीज़न है बैटरी और इन्वर्टर में समस्या चल रही थी। वो समस्या दूर हो गई है। अब कंटिन्यू क्लास आपको यूट्यूब पर दिया जाएगा। और आज आपको एडवांस एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, विड्थ, जिसमें आपको ज्यामिति और क्षेत्रमिति संबंधित सारे बात को बताया जाएगा। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आज का क्लास सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का है। ये थ्योरी सारे देख लीजिए। थ्योरी देखने के बाद फिर अगले क्लास में हम क्वेश्चन लेके आएंगे आपको, वो भी 2023-2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है ना। चलिए थ्योरी स्टार्ट करते हैं। थ्योरी में देखिए, पहला थ्योरी क्या है। पहला थ्योरी यानी विड्थ। विड्थ पढ़ रहे हैं तो विड्थ के बारे में जानना बहुत जरूरी है। विड्थ होता क्या है ना। तो विड्थ क्या होता है, देखिए, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी के साथ बिंदु के चारों ओर घुमाने से जो बनी आकृति होती है वो विड्थ कहलाती है। एक निश्चित बिंदु से क्या दिया हुआ है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी के साथ चारों ओर घुमाने से बनी आकृति क्या कहलाती है, विड्थ कहलाती। एक निश्चित बिंदु से समान दूरी के साथ, ये समान दूरी के साथ चारों ओर घुमाने से आकृति जो बनती है वो मेरा विड्थ कहलाता है, ठीक है ना। और विड्थ का केंद्र जो होता है ये, इसे ओ द्वारा सूचित किया जाता है। विड्थ का केंद्र ओ द्वारा सूचित किया जाता है। बस इसमें इतना ही जानना है। और ये समान दूरी होता क्या है ये भी जान लेते यहीं पर, ऐसे आगे भी आप जानोगे ये समान दूरी होता क्या। तो ये समान दूरी होता है वृत्त के केंद्र से और परिधि के बीच की दूरी जो कहलाती है ना, वो त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या को आर द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेरा नेक्स्ट क्या है, त्रिज्या। देखिए त्रिज्या के बारे में भी लिखा हुआ है। त्रिज्या के बारे में क्या लिखा हुआ है, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के, देखिएगा थोड़ा सा फिगर फिर समझ लेते हैं हम। ये मेरा वृत्त है, तो वृत्त का केंद्र हमेशा बीच में होता है और वहां से समान दूरी होती है। वहां से चारों ओर क्या होती है, समान दूरी होती है। ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी सारे चारों तरफ क्या होती है, समान होती है। यानी वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं, आर द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है ना। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है, देखिए अब व्यास के बारे में समझिए। व्यास के बारे में लिखा, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। देखिए एक शब्द आया जीवा, जो आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या आया, जीवा। जीवा देखिए यहाँ लिखा हुआ, ये जीवा शब्द है। और जीवा के लिए क्या यूज किया गया समझिएगा। लिखा है वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली सबसे लंबी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है ना। वृत्त के केंद्र, देखिए यहाँ फिगर दिया हुआ आपको, वृत्त के केंद्र से गुजरने वाले सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। कहता लिख दिया, कहलाता होगा, क्या होगा, कहलाता है, ठीक है ना। और ये जीवा क्या है, तो जीवा जो होता है परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी जीवा कहलाती है। परिधि पर स्थित, अब परिधि क्या है, तो वृत्त के ये चारों ओर जो होती है, ये चारों ओर, ये मेरा परिधि है। ये क्या है, मेरा परिधि। ये चारों ओर मेरा जो होता है परिधि होता है। तो परिधि पर, वृत्त के परिधि पर स्थित, वृत्त के परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जैसे आप ये देख लो, यहां पर एक बिंदु दे दिए, यहां पर एक बिंदु दे दिए, ये दोनों बिंदु को मिला दिए, क्या कहलाया, जीवा कहलाया। आपका मन है इधर, इधर रख देते और ये मिला देते, ये क्या कहलाया, जीवा कहलाया, ठीक है ना। तो वृत्त के परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। चलिए एक बार और फिगर देख हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे हम ये आकृति ले ली, ठीक है ना। और इस आकृति में देखेंगे क्वेश्चन क्या बोले, परिधि। तो परिधि, ये चारों ओर जो होता है ना, ये परिधि कहलाता है, चारों ओर।
ना, चारों ओर जो है परिधि है। अब परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। परिधि जैसे ये है, ये है, परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ये जीवा कहलाती है, ये जीवा है, ये क्या है? जीवा। और वृत्त का केंद्र हमेशा बीच में होता है, और केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा होती है वो वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास कहलाता है। और ये सबसे बड़ी जीवा भी होती है, यानी व्यास जो होती है उस वृत्त का सबसे बड़ी जीवा होती है। देखिए ये सबसे बड़ी है, इससे नीचे आइए सब छोटा जीवा है, उससे ऊपर जाइए सभी ने सभी ये छोटा जीवा हो जाती है, सभी सभी ये क्या हो जाता है? छोटा जीवा हो जाता है। यानी व्यास सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। ये भी आप समझ सकते हो ना। व्यास जो होता है वृत्त के दो बराबर भागों में बांटता, बात सही है। व्यास जो होता है वो वृत्त के दो बराबर भागों में बांट देता है, एक वृत्त इधर एक वृत्त इधर, जिसे हम अर्धवृत्त बोल सकते हैं ना। अर्धवृत्त ये क्या है? मेरा अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त। देखिए जैसे ये क्या हो जाता है? अर्धवृत्त हो जाता है ना। तो व्यास जो होता है वृत्त के दो बराबर भागों में बांटता और दोनों भाग आधा आधा भाग में बढ़ जाता, और ये क्या कहलाता है? मेरा व्यास कहती है, ये मेरा अर्धवृत्त कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है मेरा? देखिए अब जीवा, जीवा भी हम जस्ट समझाएं। जीवा क्या समझा आपको? वृत्त के परिधि पर स्थित किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, और जीवा जो होती है वो वृत्त का व्यास ना, व्यास भी कहलाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है? वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाता है? तो व्यास कहलाता है। वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगा वो हमें व्यास कहलाता है। देखिए एक तो दिया हुआ है दीर्घ वृत्तखंड और एक दिया है लघु वृत्तखंड। यानी जीवा जो होता है ना, आकृति बांटती है दो भागों में, तो वो बराबर आकृति नहीं होगी, ये फिक्स नहीं है। अब जीवा नहीं बांटती है, लेकिन दो बराबर भागों में कौन बांटती है? तो व्यास। जब व्यास अगर ले लेंगे, व्यास क्योंकि केंद्र से गुजरता है, और जब वो केंद्र से गुजरता है तो वो दो बराबर भागों में बांट देता है, लेकिन ये दो बराबर भागों में नहीं बांटा है। जीवा दो बराबर भागों में नहीं बांटता है, जीवा दो भागों में बांटता है, एक छोटा एक बड़ा हो सकता है ना। तो बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड और छोटे वाले को लघु वृत्तखंड कहते हैं। छोटे वाले को लघु वृत्तखंड और बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। इसके बारे में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं मेरा क्या। अब देखिए आगे दिया हुआ है, किसी वृत्त में किन्हीं भी दो त्रिज्याओं तथा उनके बीच के चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। अब त्रिज्यखंड के बारे में समझिए। तो त्रिज्यखंड कहते हैं किसे? तो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं और चाप के द्वारा घिरी हुई आकृति त्रिज्यखंड कहलाती है। तो एक लघु त्रिज्यखंड और एक ये ऊपर में दीर्घ त्रिज्यखंड है। थोड़ा सा हम फिर से एक आकृति बना लेते हैं, इस आकृति के माध्यम से समझते हैं। ये मेरा वृत्त है, ये मेरा क्या है? वृत्त है। ये मेरा वृत्त है। तो देखिएगा दिया हुआ है किसी वृत्त में किन्हीं भी दो त्रिज्याओं, तो त्रिज्या कहां? तो त्रिज्या जो होता है वृत्त के केंद्र से, ये त्रिज्या लिखा है, दो त्रिज्या दे दिए, ठीक है ना। किन्हीं दो त्रिज्याओं तथा उनके बीच चाप, ये देखिए चाप होता है, ये जो है मेरा चाप है, चाप। अब चाप क्या होता है? तो परिधि का छोटा भाग चाप कहलाता है। परिधि का छोटा भाग या लघु भाग क्या कहलाता है? चाप कहलाती है। ये चाप है, ये चारों तरफ क्या है मेरा? परिधि, और परिधि का छोटा भाग ही चाप कहलाता है ना। तो क्या लिखा? किसी भी मतलब किसी वृत्त में किन्हीं भी दो त्रिज्याओं और उनके बीच के चाप से घिरे आकृति को त्रिज्यखंड कहते हैं। ये मेरा त्रिज्यखंड है, और ये त्रिज्यखंड लघु त्रिज्यखंड है, और ऊपर वाले को दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं ना। तो लघु त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, ये सारे चीज आपको अभी बताया जाएगा। अब देखिए लिखा है चाप, वृत्त का छोटा टुकड़ा चाप कहलाता है। वृत्त का छोटा टुकड़ा चाप कहलाता है, या परिधि का छोटा टुकड़ा चाप कहलाता है, दोनों सेम ही बात है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे मेरा क्या है। आगे दिया हुआ वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, जैसे दिए गए चित्र में दिया गया। अब देखिएगा एक फिगर ले लेते हैं, इस फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। पहले फिगर हम ले लेते हैं, ये हम ले लिए आपको वृत्त। क्या लिखा? वृत्त के केंद्र से, वृत्त का
केंद्र, केंद्र हमेशा मिडिल पॉइंट यानी बीच वाला बिंदु होता। वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी दो बराबर भागों में बांट देता है, जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो जीवा कहां, तो जीवा कहते किसको, तो जीवा किसको कहते हैं, अभी जस्ट बताया गया था आपको, जीवा किसको कहते हैं, तो परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी जीवा कहलाती है। जैसे यहां देखिए ये बिंदु और ये बिंदु परिधि पर स्थित कर दिए और इसको मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लंब है तो ये 90 डिग्री और ये भी क्या 90 डिग्री, दोनों तरफ कितना डिग्री 90 डिग्री। तो जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। अच्छा बताइएगा यहां से ये केंद्र से और ये दूरी क्या कहलाएगा, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता, आपको याद होना चाहिए ना। त्रिज्या जब बता रहे थे उस टाइम बताया गया था आपको क्या, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाता है। अच्छा ये भी क्या होगा आपका त्रिज्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा आपका त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या। और ये क्या है मेरा, ये मेरा जीवा है, ये मेरा जीवा, जीवा कहते हैं किसको, तो वृत्त के परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। अच्छा तब ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है केंद्र और जीवा के बीच की दूरी, ये क्या कहलाता, केंद्र और जीवा के बीच की दूरी कहलाता है, ठीक है। अच्छा बताइएगा ये आकृति और ये आकृति मतलब ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये त्रिज्या है, त्रिज्या आपस में बराबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा क्या है, किसी वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, जस्ट अभी आपको बताया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए वृत्त के व्यास को आधार लेकर परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा समकोण होगा, समकोण यानी 90 डिग्री। क्या बताया गया, वृत्त के व्यास को लेकर, वृत्त के व्यास के आधार मानकर या आधार को लेकर परिधि पर बनाया गया कोण समकोण होता है, यानी 90 डिग्री होता है। जैसे ये वृत्त है और वृत्त है तो ये व्यास, ये क्या होगा व्यास, और व्यास जो होता है वृत्त के केंद्र से होकर ही गुजरती है ना। और ये तो वृत्त के व्यास को लेकर परिधि पर बना कोण जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखना, चाहे आप नीचे भी बना लो, ऐसे करके बना लो, ऐसे करके यहां पर भी कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का ही कोण बनता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। और इसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। याद क्या रखना है, वृत्त के व्यास को लेकर, वृत्त के व्यास के आधार को लेकर परिधि पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, व्यास कोण जो बनता है वो कितना डिग्री कोण बनता है, वो 90 डिग्री का कोण बनता है। या दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, शॉर्टकट में अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्यों, क्योंकि व्यास और व्यास जो होता है वृत्त के दो बराबर भागों में बांट देता है, आधा आधा भागों में बांट देता है, व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है, तो यही कहलाता है अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है वो समकोण होता है, व्यास को लेकर ना समकोण होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, अगला है किसी भी वृत्त खंड द्वारा या किसी भी जीवा द्वारा अपने एक ही और वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होता है। समझिएगा, किसी भी वृत्त खंड द्वारा या किसी जीवा द्वारा अपने ही और एक ही और वृत्त के कोई भी दो बिंदुओं पर अंतरित कोण जो होता है वो बराबर होता है। जैसे ये देखिएगा, ये मेरा क्या है जीवा है, ये भी मेरा क्या है जीवा है, ये भी मेरा क्या है जीवा, और यहां पर जीवा के माध्यम से जो कोण बन रहा है वो कोण है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। सेम आकृति यहां भी देखिएगा, ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जीवा जीवा ना लिखा हुआ है। किसी भी वृत्तखंड द्वारा या किसी भी जीवा द्वारा अपने एक ही और वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होते, यानी दोनों कोण जितना भी होगा वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं मेरा क्या
वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के किसी बिंदु पर बनाया गया कोण उसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण का आधा होता है। इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं, कैसे, थोड़ा सा समझिएगा, शॉर्टकट समझिए। जैसे ये मेरी आकृति है, ठीक है ना, और ये दोनों मेरा, और ये इस टाइप क्वेश्चन, यहां पर जो होता है क्या आता है, केंद्र होता है। ये क्या है, परिधि है। तो केंद्र पर बना जो कोण होता है ना, केंद्र पर बना कोण वो परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। शॉर्टकट याद रख सकते हैं। परिधि पर मान लीजिए थीटा बना है तो केंद्र पर बना कितना होगा, 2 थीटा होगा ना। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा लिखा हुआ था इसी टाइप का दिया हुआ 2ACB बराबर कोण AOB, 2ACB, तो ACB ये ना, जैसे मान लीजिए यहां पर दे दिया है क्या, 2ACB की चर्चा कर रहा है। अच्छा, ACB निकालेंगे, कोण ACB बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण AOB अब बट्टा में 2, कोण ACB का जो वैल्यू होगा इस कोण का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। इस कोण का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। जैसे अभी हम जस्ट बोले हैं केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता। इसका उल्टा क्या पढ़ सकते हैं, इसका उल्टा पढ़ सकते हैं, परिधि पर बना कोण जो होगा, परिधि पर बना कोण वो केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। उल्टा भी ऐसे बोल सकते हैं, यानी परिधि पर बना कोण जो होता है केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला मेरा थ्योरी क्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या उस वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है यदि स्पर्श रेखा को स्पर्श बिंदु पर काटती है तब। जैसे देखिएगा ये मेरा एक वृत्त है, ये मेरा वृत्त है, और ये जो है एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु है, ये स्पर्श रेखा। किसी वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंब होती है। जैसे त्रिज्या, तो त्रिज्या कहाँ, तो वृत्त के केंद्र से ये क्या है मेरा त्रिज्या है, और ये त्रिज्या भी क्या होती है, लंब होती है, यानी दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला थ्योरी क्या है मेरा, किसी वृत्त की एक ही बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बात सही है, स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है। देखिएगा किसी वृत्त की एक ही बाह्य बिंदु से ये और ये बाह्य बिंदु से ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा यानी PA बराबर हो जाएगा आपको PB। स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या मेरा है, अब देखिए अगला दिया हुआ है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते, दो वृत्त है एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती है तो उनके केंद्र के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग के बराबर है। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रही है, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रही है, इसकी त्रिज्या यहां से यहां तक त्रिज्या, छोटा वृत्त है ये त्रिज्या, ये क्या मेरा त्रिज्या, अच्छा ये बड़ा वृत्त है इसका त्रिज्या, ये त्रिज्या, तो ये दोनों त्रिज्या, तो केंद्र यहां भी है और केंद्र भी यहां भी है, तो केंद्र के बीच की दूरी जो होती है वो त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। कब, जब दोनों के वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती है तब। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती है तो उनके केंद्र के बीच की दूरी जो होती है वो त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। आप याद रख सकते हो, क्वेश्चन दे देता है, लिख देता है दो वृत्तों की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एक दूसरे को बाह्य स्पर्श कर रही है। क्वेश्चन क्या देता है, दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती, उनकी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्र के बीच की दूरी क्या होगी, तो केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, जब बाह्य वृत्त स्पर्श करती है तो त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है, यानी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर योग कितना होगा 5 4 9 सेंटीमीटर। वही बात यहां लिखा हुआ, PQ की लंबाई जो है कैपिटल R प्लस स्मॉल r के बराबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ, दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक रूप से स्पर्श करते तो उनके केंद्र के बीच की दूरी जो होती है वो त्रिज्याओं का अंतर होता है। अब देखिएगा दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक स्पर्श करती है, ऐसे तो बाह्य स्पर्श, लेकिन अभी क्या बोला है आंतरिक स्पर्श कर रही है, ये आंतरिक स्पर्श कर रही है। दो वृत्त एक दूसरे को जब आंतरिक स्पर्श करती है
तो जैसे कि एक यहाँ हो जाएगा और एक का केंद्र ये होगा और एक का केंद्र ये है, इसके और चार ओर, ये बड़ा केंद्र के लिए, ये बड़ा वृत्त के लिए और छोटा वृत्त के लिए ये। तो ये जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक मिलाने के बाद कैपिटल आर हो जाती है, कैपिटल आर ले लेते हैं और ये छोटा के लिए आर। तो केंद्र के बीच की दूरी जो होगी ये दूरी क्या हो जाएगा, बड़का त्रिज्या माइनस छोटा वाला त्रिज्या, यानी केंद्र के बीच की दूरी जो होती है वो त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होता है। कब, जब वो आंतरिक स्पर्श करती है तब। ना बड़ा त्रिज्या मान लीजिए यहाँ पर 10 दे देता और छोटा त्रिज्या आपको दे देता 4, तो 10 - 4 क्या हो जाता, 10 - 4 ये 6, यानी 6 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी हम याद रखेंगे जब दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिक स्पर्श करती है तो उनके बीच की जो दूरी होती है, कौन सी बीच की दूरी, केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होता। और जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती है ना, अभी जस्ट बताया गया था, दो वृत्त एक दूसरे को जो बाह्य स्पर्श करती तो उनके त्रिज्याओं का जो योग होता है केंद्र के बीच की दूरी के बराबर होता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला मेरा क्या है, दो वृत्त सकेंद्र होते हैं एवं बड़े वृत्त के जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करता है। देखिएगा थोड़ा समझिएगा, दो वृत्त ले लेते हैं, सकेंद्री मतलब हो ही जाता एक ही केंद्र से दो वृत्त बनना ना, एक ही केंद्र से दो वृत्त बनना। एक ये वृत्त बना दिए हम और एक ये वृत्त बना देते हैं आपको, यानी एक ही केंद्र से दो वृत्त बन रहा, और ये दो वृत्त बनता है जिसमें लिखा है यदि दो वृत्त सकेंद्री मतलब एक ही केंद्र से बना हुआ दो वृत्त एवं बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अच्छा, बड़े वृत्त की जो जीवा होगी ये जीवा है, वो छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है ना, छोटे वृत्त को यहाँ पर स्पर्श कर रही है ना, तो बड़े वृत्त की जो जीवा होती है वो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है ना। देखिएगा यहाँ पर ये आकृति आपको दिखाया गया, पी क्यू क्या है, बड़े वृत्त की क्या है, पी क्यू जीवा है, और छोटा वृत्त यानी आर बिंदु पर वो स्पर्श कर रहा है। इसके बाद देखिएगा ये जो है क्या कहलाएगा, छोटा वृत्त के लिए त्रिज्या और बड़े वृत्त के लिए त्रिज्या ये है ना, बड़े वृत्त के लिए त्रिज्या ये है। तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या, यहाँ भी देखिए छोटा वृत्त में ये परिधि और ये केंद्र, ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। इससे भी आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता। जब अगले क्लास में हम क्वेश्चन समझाएंगे तो आपको थ्योरी उस टाइम अच्छी तरह से क्लियर होते जाएगा। अभी थोड़ा सा लग रहा हो कि क्लास बकवास है, लेकिन धीरे बने रहिए, नेक्स्ट क्लास में आप देखिएगा आपको सारा चीज समझ में आएगा। सकेंद्री वृत्त यानी एक ही केंद्र से बना हुआ दो वृत्त और उसमें बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को जब स्पर्श करती है तो इस पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। क्वेश्चन क्या आता है वो हम आपको कल दिखाएंगे, नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। और देखिएगा एक वृत्त की दो जीवा ए बी और सी डी अगर ई पर एक दूसरे को काटती है तो क्या क्या बराबर होता है। देखिएगा एक तो आंतरिक ई पर काट रहा है और एक बाह्य काट रहा है, एक आंतरिक काट रहा है एक बाह्य काट रहा है। तो आंतरिक काट रहा है तो क्या किया गया, ए ई गुना ई बी, ए ई गुना हो जाता है ए बी, नहीं छोटा छोटा ए ई ले लिए गुना ई बी। अब देखिएगा लेगा बराबर में सी ई और गुना में ए बी होता है, सी ई गुना ए डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ये जब इस टाइप की आकृति बनती है तो क्या याद रखेंगे, ए ई गुना ई बी और बराबर में सी ई गुना कर लेंगे ए डी। सेम कंडीशन बाह्य जब काटती है तो भी वही उपाय होता है, जैसे ए और ई, पहले ए ई ले लिया गया टोटल यानी बड़ा और गुना कर लेंगे छोटा वाला बी ई। देखिए ए ई बड़ा वाला और छोटा वाला गुना करेंगे वो भी बाह्य वाला, तो बाह्य क्या है मेरा ई बी है गुना ए बी, बराबर लिख सकते हैं बराबर क्या सी ई, बराबर में सी और गुना कर लेंगे छोटा वाला क्या ई डी, ई डी। देखिएगा दोनों के लिए ये सेम है, दोनों के लिए देखिए सेम है, ए ई बी सी ई ए डी दोनों के लिए क्या है समान है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरा क्या है, किसी बिंदु P से बनाई गए किसी स्पर्श रेखा PT और एक छेदक रेखा PA PB के लिए क्या दिया हुआ। तो देखिएगा
ये मेरा वृत्त है और वृत्त के स्पर्श ये ना, और एक छेदक रेखा ये है, तो इसका नाम दे दिया है P, और ये स्पर्श बिंदु दे दिया है T, और ये AB है आपका छेदक रेखा। तो इसमें क्या होता है कि PT का स्क्वायर, PT का जो स्क्वायर होता है, तो पहले तो बड़ा ले लीजिए PB, बड़ा में PB, और गुना कर लीजिए छोटा वाला मतलब नहीं, सीधे बाह्य वाला, बाह्य क्या है PA, क्या है PA है, ये थ्योरी है। PT का स्क्वायर बराबर कर लेंगे PB और गुना PA ना, एक स्पर्श रेखा का स्क्वायर जो होता है उस दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए अगला देखते हैं मेरा क्या है। अगला लिखा है किसी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण जीवा को आधार लेकर परिधि पर बनाए गए कोण के बराबर होगा। किसी जीवा, जैसे ये देखिए, किसी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण जीवा को आधार लेकर परिधि पर बनाए गए कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। जैसे देखिएगा ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। अब थोड़ा सा फिगर को मतलब समझते हैं अच्छी तरह से। क्या लिखा, किसी जीवा और स्पर्श रेखा, जैसे देखिएगा पहले स्पर्श रेखा मेरा ये है, स्पर्श रेखा ये है ना, और जीवा ये भी है आपका, ये भी जीवा आपका, ये भी आपका जीवा है, ये सभी क्या है जीवा है। क्या लिखा है, किसी जीवा और स्पर्श रेखा के बीच का कोण, बीच का जो कोण होता है, जैसे ये कोण, स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण, स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण जीवा को आधार लेकर परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। तो जीवा को आधार लेकर परिधि पर बना जो कोण होता है, ये कोण इस कोण के बराबर होता है, और ये कोण जो होता है इस कोण के बराबर होता है। यहां भी एक बार समझ लीजिए आप लोग, जैसे ये मेरा स्पर्श रेखा, ये मेरा जीवा, तो स्पर्श रेखा और जीवा ये है ना, स्पर्श रेखा ये मेरा क्या स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण, जैसे यहां पर भी जीवा और यहां पर भी जीवा, ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। यहां भी देखिएगा ये स्पर्श रेखा और ये जीवा और ये कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला मेरा क्या, अगला नहीं है, थोड़ा सा और हम कुछ समझाना चाहते हैं, समझिएगा, देखिएगा क्या है। अब जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रहते हैं, दो वृत्त ये एक दूसरे को बाह्य है, उनके केंद्र ये त्रिज्या है R ना, ये त्रिज्या है, और इसके लिए भी ये त्रिज्या R है, और ये मेरा क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा है, लेकिन स्पर्श रेखा कौन सी स्पर्श रेखा, सीधी स्पर्श रेखा, इसको क्या बोलते हैं सीधी स्पर्श रेखा नहीं बोलिए, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। उभयनिष्ठ इसलिए क्योंकि दोनों पर है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ना। क्वेश्चन में आता है कि सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है बराबर करके रूट अंडर उनके केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर, उनके त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर, केंद्र के बीच की दूरी, तो केंद्र के बीच की दूरी ये केंद्र है और ये भी केंद्र है, तो ये केंद्र के बीच की दूरी, और ये क्या हो जाएगा त्रिज्या, और ये क्या हो जाएगा त्रिज्या ना। ये क्या है मेरा केंद्र से परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या है त्रिज्या, और ये क्या हो जाएगा उनके लिए, ये क्या हो जाएगा केंद्र के बीच की दूरी। तो क्या लिखेंगे केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का अंतर, त्रिज्या का अंतर कर लेते हैं, त्रिज्या का अंतर कर लेते हैं, त्रिज्या का अंतर का स्क्वायर ना। तो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वो क्या होता है केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर, केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के अंतर का
स्क्वायर। तो आपको हमेशा क्वेश्चन में, अधिकांशतः क्वेश्चन में यही पूछेगा, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई। उस समय उनके केंद्र के बीच की दूरी दे देगा, 4 5 6 7 8 कुछ भी दे देगा, और दोनों का त्रिज्या अलग अलग दिया रहेगा। तो केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर और माइनस कर लेंगे त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर। कब? जब दो वृत्त एक दूसरे को बाहर में रहता है, एक दूसरे कुछ दूरी पर रहता है ना। अब देखिएगा एक और फिगर इसी में बनता है। ये दो वृत्त है मेरा, ये मेरा दो वृत्त है, और ये है स्पर्श रेखा। अब ये स्पर्श रेखा क्या कहलाती है? ये स्पर्श रेखा जो होती है ना, तिर्यक स्पर्श रेखा बोलती है, तिर्यक स्पर्श रेखा। तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई पूछता है, तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई पूछता है। तो तिर्यक स्पर्श रेखा की जो लंबाई होता है, तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई, केंद्र की बीच की दूरी, केंद्र की बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के योग का स्क्वायर, त्रिज्याओं के योग का स्क्वायर। तो तिर्यक वाला हम क्या याद रखें? केंद्र के बीच की दूरी या माइनस त्रिज्याओं, केंद्र की बीच की दूरी का स्क्वायर और माइनस त्रिज्याओं के योग का स्क्वायर। ये हो जाएगा तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई। केंद्र के बीच की दूरी यहां और यहां केंद्र, ये दूरी हो गया, ये उसके लिए त्रिज्या और ये भी उसके लिए त्रिज्या हो गया। और ये क्या है उसके लिए? तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तिर्यक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर और माइनस में त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर। और जब तिर्यक बोलेगा यानी टेढ़ी है, तो उसके लिए त्रिज्याओं का योग कर लेंगे और कुछ नहीं, सब चीज सेम है। इसके बाद हम लोग बेसिक चीज पढ़ लेते हैं। वृत्त के बारे में पढ़े थे, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, ये सब बेसिक चीज अभी समझ लेते हैं फिर से। अब जिससे इस टाइप का भी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बना सके, क्वेश्चन बन सके। जैसे केंद्र ये है और केंद्र परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाता है? त्रिज्या। तो ये तो त्रिज्या हो गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर। बेसिक चीज है, 6 7 से ही पढ़ाया जा रहा है, आप याद रखो अभी से, ठीक है ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का परिमाप यानी परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि जो होता है परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर। और पाई का मान तो वैल्यू पता है 22/7। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास जो होता है, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास किसके बराबर? 2r के बराबर ना। ये भी क्या है? ये व्यास है, ये r। और व्यास जो होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी होती है ना। तो ये वृत्त का व्यास हो गया। अब देखिएगा वृत्त के व्यास जो होता है वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देता है। वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त के 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो यानी ये बन गया अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये सभी पूछा जाता है। तो अर्धवृत्त बना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होगा ना वो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर बट्टा हम क्या कर लेंगे? आधा यानी 2। अच्छा, अर्धवृत्त का परिमाप यानी परिधि, और यहीं पर बच्चा फंस जाता है और यहीं पर क्वेश्चन बच्चा बहुत ज्यादा गलती कर लेता है। अर्धवृत्त का परिधि या अर्धवृत्त की परिधि या परिमाप जो होता है, तो वृत्त का परिमाप यानी वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, और बच्चा कर देता है भागा 2, क्योंकि अर्धवृत्त है, आधा से भाग यानी 2 से भाग, 2 2 कैंसिल कर देता, बोल देता अर्धवृत्त की परिधि 2r, जो कि गलत है, जो कि क्या है? गलत है। तो परिधि होता क्या है? तो परिधि होता है किसी भी वस्तु यानी किसी भी आकृति का परिधि जो होता है ना, सभी भुजाओं का योगफल होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है? तो वृत्त की परिधि या किसी भी आकृति या किसी भी वस्तु का परिधि जो होता है ना, उसके सभी भुजाओं के योगफल के
बराबर होता है। जैसे हमें पता था वृत्त की परिधि ये टोटल जो है वो किसके बराबर है, 2 पाई आर के बराबर है परिधि ना। और अर्ध बोला गया है अर्ध परिधि ना, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि, ये परिधि अर्धवृत्त की परिधि, आधा तो 2 से भाग दे दीजिए और क्या हो गया कि ये 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ये लाइन 2 बराबर भागों में बांट रहा है और ये लाइन क्या कहलाता है, तो वृत्त का व्यास कहलाता है। तो ये तो योग नहीं हुआ ना वृत्त का व्यास, और वृत्त का व्यास क्या होता है, 2r होता है। अच्छा, ये किसके कारण 2 बराबर भागों में बट रहा था, तो वृत्त के व्यास के कारण, और व्यास किसके बराबर है, 2r के बराबर है, 2 कैंसिल, पाई r प्लस 2r हुआ। यहां क्या कॉमन ले सकते हो, पाई प्लस 2 और इंटू क्या r, तो पाई का वैल्यू 22/7 प्लस 2 और इंटू क्या लिख सकते हो r, 7 दूना 14 प्लस 22 36/7 और इंटू में r। ठीक है, यानी अर्धवृत्त की जो परिमाप याद रख सकते हैं पाई प्लस 2 इंटू आर, अर्धवृत्त की परिमाप या परिधि क्या याद रख सकते हैं, पाई प्लस 2 इंटू आर याद रख सकते हैं, या अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप याद रख सकते हैं 36/7 इंटू आर याद रख सकते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि क्या याद रखेंगे, 36/7 इंटू आर, 36/7 कहाँ है, तो 22, पाई का वैल्यू 22/7 प्लस 2, 7 दूना 14, 14 प्लस 22 जोड़ दिए 36, 36/7 इंटू आर हो गया। यानी अर्धवृत्त का परिमाप याद रख सकते हैं 2 तरह से, पाई प्लस 2 इंटू आर और 36/7 इंटू आर, इस तरह से हम याद रख सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल पार स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पार और वृत्त का व्यास जो होता है 2r के बराबर होता। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 होता। लेकिन अर्धवृत्त की परिधि जब बोलेगा तो अर्धवृत्त की परिधि क्या याद रखेंगे, तो अर्धवृत्त की परिधि याद रखेंगे 36/7 इंटू में r याद रखेंगे, या क्या याद रखेंगे, पाई प्लस 2 इंटू आर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 1-2 फॉर्मूला और है तिर्यखंड बारे में जो हम लोग पढ़े थे उसके बारे में देख लेते हैं, तिर्यखंड के बारे में। अब देखिएगा तिर्यखंड का परिभाषा उस टाइम याद कर रहे थे, तिर्यखंड का परिभाषा क्या है, तो तिर्यखंड का परिभाषा है वृत्त के केंद्र ने, वृत्त के केंद्र के द्वारा दो त्रिज्याओं और चाप से घिरी आकृति तिर्यखंड कहलाता है, ये तिर्यखंड कहलाता है। 2 चाप, वृत्त के किसी भी 2 चाप और त्रिज्या, वृत्त के 2 त्रिज्या और चाप के द्वारा घिरी आकृति तिर्यखंड कहलाता है। और तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, तिर्यखंड का क्षेत्रफल वो क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे कुछ न कुछ डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर कुछ न कुछ डिग्री का कोण बनता है ना, इसी को थीटा बोला जाता है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है ना, तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई आर स्क्वायर हो गया। अच्छा, तिर्यखंड का क्षेत्रफल हो गया, इसके बाद आ जाता है इसमें चाप की लंबाई, चाप की लंबाई भी आता है। चाप क्या है मेरा, तो BC है, BC क्या है मेरा, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई होता है θ/360 और गुना 2 पाई आर, गुना क्या होता है 2 पाई आर, चाप की लंबाई θ/360 गुना 2 पाई आर। अच्छा, तिर्यखंड का क्षेत्रफल पता है तो तिर्यखंड का परिमाप भी तो होता होगा, परिमाप, परिधि, तिर्यखंड, तिर्यखंड का परिमाप। और परिमाप या परिधि जब भी बोले किसी भी वस्तु का परिमाप या परिधि सभी भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। तिर्यखंड का परिमाप चाहिए तो तिर्यखंड के सभी भुजाओं का योगफल कीजिए। सभी भुजाओं कौन, तो एक तो ये भुजा BC है, एक भुजा AC है और एक भुजा AB है। सभी भुजाओं का योग करेंगे, AB प्लस में AC और प्लस में क्या BC। अच्छा देखिएगा, AB क्या है, त्रिज्या, AC क्या है, त्रिज्या, तो AB त्रिज्या यानी R,
AC क्या त्रिज्या यानी R। अच्छा BC क्या है, तो BC तो चाप की लंबाई है, और चाप की लंबाई का फॉर्मूला भी जस्ट देखें। चाप की लंबाई क्या होता है, थीटा बटा 360 गुना में 2 पाई आर, यानी इसको याद रख सकते हैं थीटा बटे 360 गुना में 2 पाई आर और प्लस में 2r। क्या 2r, 2r कहां से आया, तो r प्लस r कितना हो गया, 2r हो गया। यानी त्रिज्यखंड का परिमाप याद रखेंगे, त्रिज्याओं का योगफल प्लस चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई याद रखेंगे थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर। हम उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और अगले क्लास में इससे ज़्यादा बेटर होने वाला, क्योंकि अगला क्लास आपको थ्योरी तो हो गया और अगले क्वेश्चन ये थ्योरी सारे संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन भी देखेंगे, थ्योरी भी देखेंगे, तो आपका माइंड पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको अच्छा लगा है मैटर तो वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।